तो मंडे नाइट वॉर्स के एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से विंस मैकमैन की WWE हो चुकी है अगेंस्ट टेड टर्नर्स WCW और ये मंडे नाइट वॉर्स के अंदर सब कुछ बदल चुका है। और हमने देखा कि किस तरीके से WCW कुछ ऐसी हरकतें करने लग गई जो शायद रूल्स के खिलाफ हम कह सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी थी। और आज के इस एपिसोड में गाइस हम बात करने वाले एक ऐसी फैक्शन के बारे में, एक ऐसी मूवमेंट के बारे में जिसने रेसलिंग की दुनिया को पूरे तरीके से बदल के रख दिया, मतलब एक तरफ से उठाया और उसकी काया ही पलट दी। हम बात करने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि द राइज ऑफ NWO के बारे में। ये है एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा आपको फटाफट से पहले वो जाके देखना चाहिए, लिंक इज इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। और गाइस आपका जो सपोर्ट है वो कमाल का रहा फर्स्ट एपिसोड के ऊपर, इस पे भी हम एम करने वाले हैं 2000 लाइक्स के लिए। फटाफट से उस लाइक बटन को दबा दें क्योंकि आपको पता है कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है। और अगर एपिसोड 1 आपको पसंद आया था तो भाई आज के इस एपिसोड में फन डबल होने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स और हम बात करने वाले हैं द राइज ऑफ NWO के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि WCW ने जो है वो WWE के सुपरस्टार्स को साइन करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई ये तो ऑलमोस्ट चीटिंग ही हो गई कि तुम किसी और कंपनी के सुपरस्टार्स लेके आ रहे हो और उन्हीं से अपनी कंपनी चला रहे हो। लेकिन एरिक बिशॉफ कहते हैं कि टेड टर्नर इतने कंपेटिटिव इंसान थे कि उनकी थिंकिंग थी कि अगर किसी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो एक फ्री एजेंट बन जाता है, और फ्री एजेंट को अगर हम साइन कर रहे हैं तो आखिर इसमें कैसी चीटिंग है। तो बेसिकली एक ऐसा समय आ गया था जब विंस मैकमैन ने अपने सारे टॉप स्टार्स खोने शुरू कर दिए थे और उनके ऊपर एक बर्डन आ गया था नए टैलेंट्स को बिल्ड करने का, जैसे कि ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, रेजर रमोन और डीजल। और इनफैक्ट रेजर रमोन और डीजल दो ऐसे नाम थे जिसने काफी लंबे समय तक WWE को अपने कंधों पर रखा था, क्योंकि रैंडी सैवेज और हल्क होगन दोनों कंपनी को छोड़कर चले गए थे और इसकी वजह से दोनों लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो कुछ समय तक तो WWE इस चीज की वजह से अपना मोमेंटम बनाकर रख रही थी और उनकी रेटिंग भी अच्छी आ रही थी, वो जीत रहे थे वॉर के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे विंस मैकमैन के जो फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे थे, जैसे कि एक क्लाउन रेसलर बन चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग गिमिक्स जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। और यही हम WCW की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि एकदम से 1980s की फील दी जा रही है, यानी कि सब कुछ रेपिटेटिव लग रहा है। और उनके हाथ में भी एक चैलेंज था कि हमको अपने रोस्टर की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, कुछ ओरिजिनलिटी लानी है और WWE से जो है वो हटके कुछ करके दिखाना है, तभी शायद हमारी ब्रांड जो है वो और भी ज्यादा फेमस हो सकती है। तो जबकि ये एक चैलेंज था WCW के लिए, ऐसा नहीं था कि ये कंपनी नीचे जा रही थी, काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही थी। और यही वो टाइम था गाइस जब यहाँ पे एरिक बिशॉफ ने कांटेक्ट करा केविन नैश और स्कॉट हॉल को। और एक कमाल की बात ये थी कि इन दोनों का ही WWE का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 दिन के गैप से जो है खत्म होने वाला था। और ये पहली बार नहीं हो रहा था कि ये दोनों सुपरस्टार्स WCW के साथ कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि WWE में आने से पहले भी ये दोनों WCW में ही थे, जहाँ पे कई सारे गिमिक्स इनके साथ ट्राई करे गए थे लेकिन वो बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गए थे। इनफैक्ट केविन नैश रिकॉल करते हैं यहाँ पे कि उनका एक गिमिक था ओजी नाम का, जो कि इतना बकवास था कि वो एक हफ्ते भी नहीं चला सक्सेसफुली। तो एरिक बिशॉफ ने पहले स्कॉट हॉल को कांटेक्ट करा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म होने वाला था। और यहाँ पे हॉल रिमेंबर करते हैं कि किस तरीके से उनको $1.2 मिलियन की डील दी गई थी और कहा गया था कि भाई तुम्हें सिर्फ 150 दिन एक साल में काम करना है। और वो कहते हैं हमें WWE के अंदर 300 दिन काम करना पड़ता था और तब जाके हमें ये पैसे मिलते थे। तो उनको काइंड ऑफ एक गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया था जो कि उन दिनों में कॉमन नहीं था। और हॉल कहते हैं कि उन दिनों में जो है मुझे पैसों के अलावा और कुछ खास चीजों से फर्क पड़ता नहीं था और इस वजह से मैंने इस डील को लेने की सोची। और जब इस चीज के बारे में मैंने नैश को बताया तो वो भी बिल्कुल शॉक्ड रह गए। लेकिन गाइस केविन नैश जो है वो काफी क्लोज थे WWE में विंस मैकमैन के साथ और उनको बहुत अच्छे तरीके से बुक भी करा जाता था। तो बेसिकली केविन नैश ने यहाँ पे जाके विंस को बोला कि अगर तुम ये ऑफर मैच कर सकते हो जो कि WCW मुझे दे रही है तो मैं इस कंपनी में रहूंगा क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन विंस मैकमैन उन दिनों में अपने सुपरस्टार्स को कोई भी गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं थे, वो उनके रूल्स के खिलाफ था। तो बेसिकली यहाँ पे नैश और हॉल के पास कोई चॉइस नहीं थी और विंस कहते हैं कि अगर मैं भी इन दोनों की जगह होता तो मैं पैसों के पीछे जरूर भागता, और क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस डिसीजन है मैंने उनको कुछ खास कहा नहीं। तो स्कॉट हॉल अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे। केविन नैश की वाइफ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो उनका भी बच्चा पैदा होने वाला था और इन दोनों ने डिसाइड करा कि भाई हम WCW को ज्वाइन करने वाले हैं। और सिर्फ इन्होंने पैसों के लिए करा क्योंकि इनको कुछ खास आइडिया नहीं था कि पहले भी हम
हम इस कंपनी में फ्लॉप हो चुके हैं, तो अभी हमारे साथ क्या करेंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो May 27, 1996 एपिसोड ऑफ WCW नाइट्रो में स्कॉट हॉल एकदम रैंडमली आते हैं क्राउड में से चलते हुए और रिंग के अंदर आ जाते हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, WWE के सुपरस्टार यहाँ पे WCW में कर क्या रहा है। और यहाँ पे बेसिकली वो माइक लेके कहते हैं यू नो हु आई एम बट यू डोंट नो व्हाई आई एम हियर। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं तुम मुझे जानते तो जरूर हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और बेसिकली इसके बाद वो कमेंटेटर्स टेबल पर जाते हैं और एरिक बिशॉफ को कहते हैं पकड़ के उनकी गर्दन से यू वांट अ वॉर यू गॉट वन। और ये जब डायलॉग उन्होंने बोला गाइज, ये बेसिकली इतना ज्यादा इंटरेस्ट और अटेंशन लेकर आया कि लोग सोचते रह गए कि भाई ये WWE का सुपरस्टार WCW में आके क्या कर रहा है। और क्योंकि उन दिनों में कोई इंटरनेट नहीं होता था, लोगों को ये नहीं पता था कि बिहाइंड द सीन से कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सारी कैसे काम करती है। उनको तो ऐसा लगा कि WWE ने अपने कोई बंदे भेजे हैं यहाँ पे और WCW के अगेंस्ट वो वॉर में लीड करना चाहते हैं। और यहाँ पे मिज और क्रिश्चियन भी बेसिकली इस बात को रिमेंबर करते हैं कि कितने ज्यादा वो इस चीज से शॉक हो गए थे। तो गाइज जून का महीना था, 1996 ईयर था जब केविन नैश और फाइनली स्कॉट हॉल एक साथ आए और उन्होंने इन्वेड करा एक एपिसोड को WCW नाइट्रो के। और बेसिकली यहाँ पे हमें यही स्टोरी लाइन दिखाई जा रही थी कि WWE ये चीज कर रही है और WCW में ही जो है अपने बंदे भेज रही है और ऐसा दिखाना चाह रही है कि अब वॉर शुरू हो चुकी है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिस जेरिको रायबैक रिमेंबर करते हैं कि ये कितनी कमाल की मोमेंट थी, सारे फैंस जो है उल्लू बने हुए थे लेकिन मजा जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे जो इन्वेजन हैं वो कंटिन्यू हुई और इसी तरीके से गाइस बेसिकली हमें देखने को मिला कि हॉल और नैश कभी कभी टिकट खरीद के शो के अंदर आ गए और अलग अलग तरीकों से वो इन्वेजन अपनी कंटिन्यू रखते थे। और इतनी बार वो WCW के शो में आ गए थे कि उनको नाम ही दे दिया द आउटसाइडर्स का। और CM पंक भी यहाँ पे एकदम रिमेंबर करते हैं कि कितना रियलिस्टिक लग रहा था उस समय पे ये चीज सब लोगों को। अब WWE की बात करें तो उस समय उनका कंटेंट काफी फैमिली फ्रेंडली हो गया था और उनके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा कार्टूनिश हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्लाउन रेसलर है और उसके बाद एक गार्बेज मैन है। और एरिक बिशॉफ इस चीज से कुछ हटके करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके शो की जो स्टोरी लाइंस है वो रियल लाइफ से जुड़ी हो, थोड़ी रियलिस्टिक उनके अंदर फील हो। और इस चीज ने इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करी बिशॉफ की, क्योंकि लोग सोचते थे WWE के फैंस कि ये जो दो बंदे हमारी तरफ से जाते हैं WCW में, ये वहां के सुपरस्टार्स को मारेंगे और वो चीज हम देखना चाहते हैं। तो बेसिकली नैश और हॉल जो है उस समय पे इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, मतलब आग की तरह इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल फैल रही थी। और WWE उस समय पे सुपीरियर ब्रांड था और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, तो उनके फैंस भी नाइट्रो में ट्यून इन होते थे क्योंकि उनके वन ऑफ द टॉप 2 स्टार्स जो है वो ऑपोजिट शो में जाते थे। तो ये बात WWE की मैनेजमेंट को, विंस मैकमैन को पसंद नहीं आई कि ये बंदे हमारे कैरेक्टर्स के नाम तो नहीं ले रहे डीजल और रेजर रमोन, लेकिन ये एक्ट तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। और WCW ये बात अपनी टीवी पे भी नहीं बता रही कि ये हमारे साइन सुपरस्टार्स हैं। तो इस चीज से WWE बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई और उन्होंने यहाँ पे WCW को इस चीज के लिए स्यू कर दिया कि ये जो है कंपनी हमारे कैरेक्टर्स को चुरा रही है। और स्कॉट हॉल यहाँ पे कहते हैं कि अगर विंस मैकमैन तुमसे इतना ज्यादा चिढ़ जाए कि वो तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाए तो तुम समझ जाओ कि तुम कुछ सही काम कर रहे हो। तो जबकि WCW ने इस बात को टीवी पे थोड़ा सा रिवील भी करा कि अब स्कॉट हॉल और केविन नैश WWE के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन विंस ने अपना दिमाग नहीं बदला, उन्होंने उनको स्यू करा और एट द एंड ये जो केस है वो खत्म हो गया था, सेटल हो गया था, क्योंकि WCW ने कुछ अमाउंट पे कर दी थी यहाँ पे विंस मैकमैन की कंपनी को। अब WWE जो है वो बहुत ज्यादा खुंदक में तो थी, लेकिन एक और चीज जो उनको पिस ऑफ कर रही थी वो ये कि रेटिंग्स के अंदर WCW ने यहाँ पे जीतना शुरू कर दिया था। और ये चीज इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि एरिक बिशॉफ ने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों बंदों का रियल नाम ही यूज कर लूं स्टोरी लाइन में इसको और भी ज्यादा रियल दिखाने के लिए। तो बेसिकली इन दोनों को वो स्कॉट हॉल और केविन नैश ही बुलाने लग गए, डीजल और रेजर रमोन की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। और लोग हर हफ्ते देखते थे जानबूझ के नाइट्रो कि आखिर ये दोनों बंदे करेंगे क्या, कि किस तरीके से इन्वेड कर सकते हैं या कैसे जो है प्रॉब्लम्स पहुंचा सकते हैं। तो यही वो समय था जब इन दोनों ने अपनी टीम में एक थर्ड आउटसाइडर को टीज करना स्टार्ट करा। और एक ऐसा सुपरस्टार था जिसका करियर उस समय बिल्कुल सही नहीं जा रहा था और वो थे हल्क होगन। बेसिकली वो वही चीज बार बार रिपीट कर रहे थे, लोग उनसे बोर हो चुके थे। हल्कामेनिया वाज ऑलमोस्ट डेड और हल्क होगन को जहां पे लोग इतना ज्यादा चीयर करते थे, अब वही उनके जो फैंस हैं उनको बू करते थे। तो एरिक बिशॉफ ने यहाँ पे आइडिया दिया हल्क होगन के, वो स्पेशली घर गए वो कहते हैं, और मैंने जाके उनको वहां पर बोला कि यार होगन तुम हील टर्न कर लो और तुम ज्वाइन कर लो यहाँ पे हॉल और नैश को। लेकिन होगन ने कहा यहाँ पे बिशॉफ को कि तुम अगर मेरे कपड़े पहन के, मेरी कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकलोगे तो तुम्हें मेरे कैरेक्टर की वैल्यू पता लगेगी। और बेसिकली उन्होंने सीधा उनको मुंह के ऊपर मना कर दिया। WWE इस समय जो है इस WCW के हील टैक्टिक को कंपीट करने के लिए अपने भी कुछ हील सुपरस्टार्स को बिल्ड कर रही थी, जैसे कि हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली या फिर द अंडरटेकर। और WCW यहाँ पे एरिक बिशॉफ ये बात रिवील करते हैं कि चाहती थी कि जो थर्ड मेंबर है
इवेंचुअली वो स्टिंग हो और वो ज्वाइन करेगा आउटसाइडर्स को। लेकिन यहाँ पे गाइस हल्क होगन एक मूवी फिल्म कर रहे थे, उन्होंने एरिक बिशॉफ को सेट पर बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई थर्ड मेंबर कौन है। तो एरिक बिशॉफ कहते हैं ये बात तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और होगन कहते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैं होने वाला हूँ। और यहाँ पे एरिक बिशॉफ कहते हैं रियली तुमने फाइनली ये चीज डिसाइड कर ली। तो फाइनली होगन ने यहाँ पे डिसाइड करा कि भाई मैं एज अ हॉलीवुड होगन डेब्यू करने वाला हूँ। और नैश यहाँ पे कहते हैं कि आखिर क्यों होगन मना करेगा, क्योंकि उसको पता है इस चीज में मनी है, ये चीज काम करने वाली है। तो हल्क होगन भी इसी गाड़ी के ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे बैश एट द बीच 1996 जो कि हुआ था डेटोना बीच में गाइस, हॉल और नैश आते हैं बाहर और उन्होंने यहाँ पे रिवील करना होता है अपना थर्ड मेंबर। तो बेसिकली वो कहते हैं मैच के बाद ही हम बताएंगे, अभी तो बताएंगे नहीं। और यहाँ पे एक 3-on-2 हैंडीकैप मैच होता है जहाँ पे हॉल और नैश लड़ते हैं अगेंस्ट स्टिंग, रैंडी सैवेज एंड लेक्स लूगर। और इस मैच में हमें देखने को मिलता है बेसिकली कि ये दोनों रेफरी को भी मारते हैं और माचो मैन रैंडी सैवेज को लो ब्लो कर देते हैं। और हल्क होगन का म्यूजिक बजता है, वो बाहर आते हैं और ऐसा लगता है कि भाई ये तो माचो मैन की मदद करेगा। बंदा रिंग के अंदर आता है और माचो मैन को ही लेग ड्रॉप मार देता है। मतलब तुम सोच सकते हो कि हल्क होगन जैसा एक अल्टीमेट हीरो अगर आके ऐसा कुछ करे तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे गाइस। एंड दिस वाज द डे द NWO वाज फॉर्म्ड। सीएम पंक, मिज, कोफी किंगस्टन सारे रिकॉल करते हैं कि ये कैसे मोमेंट इतनी अनएक्सपेक्टेड थी। मीन जीन आते हैं रिंग के अंदर, वो पूछते हैं होगन क्या तुम्हारा दिमाग सही है, तुम कर क्या रहे हो। और होगन कहते हैं आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग बट फर्स्ट यू आस्क दीस पीपल टू शट द हेल अप। और वो लोगों के अगेंस्ट टर्न हो गए। लोग जो हैं वो रिंग के अंदर कचरा फेंक रहे हैं और इस समय पे गाइस एक्चुअली में इनको पता लग गया था कि इन्होंने एक छक्का लगा दिया है। और विंस मैकमैन भी यहाँ पे एडमिट करते हैं कि हाँ ये चीज बहुत ज्यादा क्लेवर थी। तो लोग जो हैं उनके हाथों में जो भी आ रहा है वो फेंक रहे हैं। इनफैक्ट एक तो जो ड्रंक फैन था वो रिंग के अंदर यहाँ पे घुसता है और यहाँ पे नैश जो है उनको मुक्का मारते हैं और खिंचा के इस फैन को जो है रिंग के बाहर फेंक देते हैं। वो बहुत फनी था। और यहाँ पे बेसिकली हमें डस्टी रोड्स की तरफ से भी बात सुनने को मिलती है कि इतने सालों से एक अमेरिकन हीरो जो बंदा बना हुआ था वो अपने फैंस के अगेंस्ट हो गया था और लोग इस बात को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और होगन फाइनली माइक में अनाउंस करते हैं कि तुम हमें अब बुला सकते हो आउटसाइडर्स तो नहीं बल्कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का लैंडस्केप चेंज करने वाले यानी कि NWO। और रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से ये वो मोमेंट है जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। डैनियल ब्रायन कहते हैं वो हल्क होगन में बहुत सालों से इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि भाई हल्क होगन आखिर कैसा कर सकता है और एक बार फिर से उनके कैरेक्टर में उनको इंटरेस्ट आ गया था। तो ये एक ऐसी रात है बैश एट द बीच 1996 जो कि कोई भी रेसलिंग फैन नहीं भुला सकता। और अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो मुझे लगता है आपको जान के बहुत मजा आया होगा। तो रेड और येलो कपड़े गायब, ब्लैक गियर निकल के आ गया, हॉलीवुड हल्क होगन आ चुका था। और यहाँ पे स्कॉट हॉल कहते हैं कि स्टिंग अगर यहाँ पे होते तो ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करती। और वो कहते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे एक WWE का ही बंदा होना चाहिए था, तभी सेंस बनती आउटसाइडर्स की। और हल्क होगन से बड़ा WWE का बंदा कौन हो सकता है, और इसी वजह से ये चीज इतनी पॉपुलर थी। तो ये शुरुआत थी WCW की एक अलग ही लेवल की ऊंचाइयों पे पहुंचने की। और सितंबर 1996 तक कंसिस्टेंटली जो है मंडे नाइट रॉ को बीट कर रहे थे रेटिंग्स में, क्योंकि लोग बेसिकली देखना चाहते थे कि NWO को कौन मार सकता है, कौन इनकी धुलाई करेगा। और ये चीज जो है बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट कर रही थी। और इस चीज को काउंटर करने के लिए WWE ने एक ऐसी चीज करी जिसको गाइस आप सुन के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हैं कि आखिर कोई कैसा कर सकता है। और उन्होंने यहाँ पे टीज करा कि हॉल और नैश वापस आने वाले मंडे नाइट रॉ पे। बेसिकली WCW बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा हमारी पीठ पीछे क्या हॉल और नैश ने फिर से WWE के साथ साइन कर लिया है। और हॉल और नैश कह रहे हैं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जिम रॉस हर हफ्ते कमेंट्री पे मंडे नाइट रॉ पे कह रहे हैं कि ये दोनों बंदे वापस आने वाले हैं। और नैश यहाँ पे रिकॉल करते हैं एक बहुत ही फनी मोमेंट कि WCW ने उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर दिया और वो कह रहे हैं तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए, ये लो तुम पैसे। और नैश कहते हैं व्हाई नॉट, मैंने साइन कर दिया और जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे एक अपग्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। और यहाँ पे जब WWE ने एक्चुअली में रिवील करा कि वो क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसे ही सिमिलर लुकिंग रेसलर्स को साइन कर लिया और उनको हॉल और नैश यानी कि रेजर रमोन और डीजल के गिमिक में वो वापस लेकर आ गए। और दिस वाज एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस। मतलब इतनी गंदी सोच आखिर कोई कैसे रख सकता है कि हम इनके पैरोडी कैरेक्टर्स को ले आए और वो चीज़ भी टीवी पे काम करेगी। जिम रॉस कहते हैं ये क्रिएटिव डिसीजन इतना गंदा था कि एक चर्च के अंदर किसी ने फाट करा हो, वैसी जो मोमेंट होती है ना, ऐसा फैंस को फील हो रहा था। तो ये बहुत फनी लाइन थी उनकी तरफ से। और जबकि
WWE यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रही थी, NWA जो 7वें आसमान पे पहुंच गई थी और उन्होंने इस चीज को और भी ज्यादा बेटर करा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखाया फैंस को जो कि उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो बेसिकली ये बैक स्टेज चले गए, इन्होंने अपने शोज के अंदर वायलेंस को इंक्रीज करा, हमें ऑडियो ट्रक्स देखने को मिले जो कि फैंस ने कभी देखे नहीं थे, बेसबॉल बैट से बैक स्टेज सुपरस्टार्स को जो है वो हर्ट करते थे, रे मिस्टीरियो को इन्होंने पकड़ के एक ट्रक के अंदर फेंक दिया और इनफैक्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन दोनों की गाड़ी के ऊपर माचो मैन जो है वो कूद गए और गाड़ी वैसे ही चलती हुई चली गई। तो लोगों को ये चीजें इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि वो सोच ही नहीं सकते थे कि आखिर ये सारी चीजें स्क्रिप्ट कैसे हो सकती हैं और इनफैक्ट इतनी रियल लग रही थी कि लोगों ने पुलिस को ही फोन कर दिया, यानी कि साइट पे 911 कॉल करके पुलिस को बुला लिया कि इन बंदों को जो है वो मारा गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिक फोली भी एडमिट करते हैं कि उस समय पे WCW का जो शो था वो बहुत बेटर था एज कंपेयर टू मंडे नाइट रॉ। तो बेसिकली बिशॉफ का आइडिया क्या था गाइस, ये था कि उनको WCW के अंदर ही एक और छोटी सी फैक्शन या फिर एक कंपनी टाइप ही क्रिएट करनी थी कि ऐसा लगे पूरी NWO एक तरफ और WCW जो है वो दूसरी तरफ हो, और वो चाहते थे इस रोस्टर के अंदर ही जो है एक वॉर होनी चाहिए। तो इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने NWO के लिए सब कुछ बिल्कुल अलग कर दिया, यानी कि उनके प्रोमोस ब्लैक एंड व्हाइट होते थे जिसके पीछे गाने बजते थे, कैमरा कट्स बिल्कुल एब्रप्ट होते थे और ऐसा यहाँ पे लगता था, सेथ रॉलिंस और डॉल्फ जिगलर भी कहते हैं कि NWO एक तीसरी ही कंपनी है, कोई और ही रेसलिंग शो है, क्योंकि इतना ज्यादा इनका यूनिक आइडिया था और ऐसी चीज थी जो कि रेसलिंग फैंस ने कभी भी नहीं देखी थी। तो डेफिनेटली NWO को एक रॉकेट पॉपुलैरिटी मिल रही थी। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि उनके स्कूल में जो है उनके फ्रेंड्स NWO की टी शर्ट पहन के आते थे और वो एक ऐसा समय था जब लोगों को बुरा बनना ही अच्छा लगने लगा था, यानी कि वो हील्स को चीयर करते थे और बेबी फेसेस को बू करते थे। अब समय आ चुका था NWO को एक्सपैंड करने का और सबसे पहला इंसान जिसने इनको ज्वाइन करा था वो था द जायंट, यानी कि द बिग शो। और ये जब आए उसके बाद WWE से बहुत से सुपरस्टार्स WCW में आए, वो भी NWO के मेंबर्स बन गए थे और नवंबर 1996 तक 2 साल की कंसिस्टेंट स्ट्रीक बन गई थी WCW की टू बीट मंडे नाइट रॉ इन द रेटिंग्स ऑन केबल। और ये बहुत बड़ी बात थी और फाइनली फिर ये भी रिवील कर दिया गया कि एरिक बिशॉफ ही इस ग्रुप के लीडर हैं और वो अपने प्रोमो में कहते हैं कि इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। और मैं उस बात को सोच रहा हूं, ओ माय गॉड, सेथ रॉलिंस मंडे नाइट मसाया, ये डायलॉग कहां से उठाया, अब समझ आया। तो बेसिकली दिस वाज अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने कहा यही सेम चीज तो अब सेथ रॉलिंस 2020 में यूज कर रहे हैं। तो NWO को इतना ज्यादा पुश करा गया, इतना ज्यादा कि WCW के बाकी जो रोस्टर है उसको भी प्रॉब्लम होने लगी कि भाई इन लोगों के अलावा हमें कब टाइम मिलेगा। क्रिस जेरिको कहते हैं ऐसा सीन हो गया था कि अगर तुम NWO के साथ रिंग में हो तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारी पिटाई ही होनी है और तुम्हें कोई मौका मिलना नहीं है। तो अगर तुम्हें अपने लिए एक नाम बनाना है तो एक ही उसका रीजन था, एक ही आंसर था और वो है कि तुम इन्हें ज्वाइन कर लो। तो एक समय ऐसा आ गया था जब NWO को बहुत ज्यादा पॉपुलेट करा जा रहा था, नए मेंबर्स आए जा रहे थे, इवन माचो मैन भी जो है एक समय पे NWO के अंदर आ गए थे। लेकिन इस चीज के बावजूद भी WCW was still नंबर 1 और अर्ली 1997 तक जो है WWE ने कोशिश करी अपना कंटेंट थोड़ा एजियर बनाने की, लेकिन WCW अभी भी रेटिंग्स के अंदर जीत रही थी। NWO अपनी खुद की एक ब्रांड बन चुकी थी, उनके खुद के इवेंट्स थे, प्रोडक्शन थी, पेपर व्यूज थे और बेसिकली यहाँ पे विंस मैकमैन बहुत कुछ सह चुके थे और उन्होंने डिसाइड करा कि 1998 के स्टार्ट में मुझे अपने पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में एक चेंज चाहिए, मुझे सब कुछ बदलना है। एंड दिस इज वेयर गाइस द एटीट्यूड एरा केम इनटू प्ले। और यहाँ पे ब्रोडस क्ले, बिग ई, रायबैक, CM पंक के सारे लोग रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से ये रेसलिंग फैन के लिए सबसे बढ़िया समय था कि लोग जो है वापस आने लगे थे रेसलिंग के अंदर। और एक्स पाक कहते हैं कि NWO ने एक बार रेसलिंग को पकड़ा और उस बोरिंग इंडस्ट्री को एक बार फिर से अच्छा बना दिया था। जॉन सीना कहते हैं NWO वाज अ रेवोल्यूशन। और हम हेट कर सकते हैं सारे WWE सुपरस्टार्स को जो कि WCW में गए, लेकिन हम इस चीज को हेट नहीं कर सकते कि जो NWO का सक्सेस है, जो कि WCW ने अचीव करा है, वो कितनी बड़ी बात है। और गाइस उस समय पे ऐसा हो गया था कि NWO को लोग हेट तो जरूर करते हैं, लेकिन तब भी जाके उनकी टी शर्ट्स खरीदते हैं, उनको देखना बंद नहीं कर सकते। और जो फैंस सोच रहे थे कि 1980s ही वो गोल्डन पीरियड था रेसलिंग और अब रेसलिंग बोरिंग हो चुकी है, वो लोग वापस आ चुके थे एंड दे वर ट्यूनिंग वीकली इन द मंडे नाइट वॉर्स। तो इस तरीके से एपिसोड होता है खत्म और आगे देखने के लिए मैं रुक भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आई नो हाउ गुड थिंग्स आर गोइंग टू बी। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया भाई, लाइक कर दो, फटाफट से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और जितना आपका सपोर्ट है अलग अलग तरीके से आप डेफिनेटली सीरीज पे दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थर्सडे को आएगा 12 PM नया एपिसोड, उस चीज के लिए स्टे ट्यून्ड रहे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।